हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बीए फाइनल ईयर और बीए बीएड फाइनल ईयर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बीए फाइनल ईयर में अभी तक अगर हम चैप्टर के हिसाब से देखते हैं तो हमारे दो ही टॉपिक हो पाए हैं, कोल्ड वार और यूएनओ। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, 50% पेपर के क्वेश्चन इन दो पार्ट्स से ही आते हैं। 50 भी शायद मैंने कम बोल दिया है, 55 से 60% आप मान लो। तो ये दो टॉपिक आपको बहुत ही गहराई से पढ़ने हैं, तभी आपका 60% मैटर इस पेपर में से ही सोल्व हो जाएगा, इन दो टॉपिक में से ही सोल्व हो जाएगा। और बाकी 40 से 45% आप दूसरे टॉपिक पढ़ सकते हो। तो यूएनओ के हमने क्रम से एक एक करके सारे अंगों के अलग अलग वीडियो आपकी वेबसाइट पे डाले हैं। आप जब मन करे तब उनको देखिए, पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मेरे नंबर लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। तो अब हमारा यूएनओ का जो महासभा था वो हो गया था, सुरक्षा परिषद भी हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी हो गया था, सचिवालय भी हो गया था। लास्ट अंग हमारा बचा है न्यास परिषद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, न्यास परिषद। आपको महात्मा गांधी की न्यास पद्धति याद है? उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। क्या दिया था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, महात्मा गांधी ने। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि उत्पादन के साधन या अपनी जो कमाई है उसमें से केवल इतना रखो जितनी आपको आवश्यकता है, बाकी को समाज की धरोहर समझते हुए, समाज की अमानत समझते हुए समाज को समर्पित कर दो। वो होगा न्यास सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके खेत में मान लीजिए 5 क्विंटल गेहूं उत्पादित किया गया है, ठीक है, और आपको पूरे साल खाने के लिए मात्र 2 क्विंटल की आवश्यकता है। 1 क्विंटल में आप अपने अदर एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं, तो मान लीजिए आपको 3 क्विंटल गेहूं पूरे साल के लिए आपके लिए पर्याप्त है। अब एक्स्ट्रा आपके पास बच गया 2 क्विंटल। उस 2 क्विंटल को आप अपनी धरोहर नहीं समझेंगे, आप उसको समाज के उत्थान के लिए, समाज की प्रोग्रेस के लिए, समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती, उनके लिए समाज की धरोहर समझते हुए उनको समर्पित कर देंगे। बाकी जो 2 क्विंटल गेहूं आपके पास बचा है उसको समर्पित कर देंगे। तो वो था महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत। अब थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल, ये जो न्यास परिषद था यूएनओ का अंग, ये कुछ हद तक इससे बिलोंग करता है। कैसे कि आपको पता है कि यूरोपियन उपनिवेशीय राष्ट्र थे, है ना, यूरोपियन उपनिवेशीय राष्ट्रों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राष्ट्रों पर क्रूरतम तरीके से अपना कब्जा कर लिया था। अब इन राष्ट्रों ने क्या किया? अपनी गुलामी से मुक्ति पाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिए और कुछ हद तक कुछ राष्ट्र स्वतंत्र भी हो गए। और जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्र आज़ाद हो गए थे, जिन्हें हम तीसरी दुनिया के देश भी कहते हैं। अब इन देशों को आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन ये देश इतने गरीब थे कि अपना कार्यभार स्वयं नहीं संभाल सकते थे, अपनी व्यवस्था स्वयं नहीं संभाल सकते थे, अपनी आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। ऐसी परिस्थिति में यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय अंग है, जाहिर सी बात है कि उसका एक्टिव होना आवश्यक था। तो यूएनओ ने अपना एक अंग बना दिया जिसका नाम था न्यास परिषद, और न्यास परिषद को ये काम सौंपा कि जो कमज़ोर राष्ट्र हैं, अल्प विकसित राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों को बड़े राष्ट्रों का उपनिवेश बना दिया जाएगा। जैसे कि अमेरिका है, चाइना है, बड़े राष्ट्र हैं ना, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जो महाशक्तियाँ थी। और जब तक ये राष्ट्र पूरी तरह से अपना कार्यभार संभालने के लायक नहीं हो जाते हैं, काबिल नहीं हो जाते हैं, तब तक इन देशों की अर्थव्यवस्था, बाकी सारे कार्य
उपनिवेश, जिन देशों के उपनिवेश ये बने हैं वही इनका कार्यभार संभालेंगे। एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि जब ये देश पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे तब इन देशों को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे देश अपनी आर्थिक व्यवस्था मजबूत करते गए, सक्षम होते गए, उन देशों को आज़ाद कर दिया गया और उपनिवेशीय राष्ट्रों का कार्यभार समाप्त होता चला गया। अब लास्ट जो देश था टोगो टुवालू, क्या नाम है? टोगो टुवालू। ये राष्ट्र भी स्वतंत्र हो गया था। अब वर्तमान में सभी देश आज़ाद हैं, कोई भी देश किसी राष्ट्र का उपनिवेश नहीं है। तो न्यास परिषद का कार्य अब समाप्त हो चुका है, वो निष्क्रिय अंग है। लेकिन नॉलेज के लिए आपके सिलेबस में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो न्यास परिषद जो है वो यूएनओ का अंग है, जो विभिन्न असभ्य क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करता था, जैसे कि टोगो टुवालू। टोगो टुवालू आज़ाद होने के बाद न्यास परिषद के पास कोई काम नहीं रह गया है। अब लगभग सभी राष्ट्र स्वतंत्र हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि जब तक वो राष्ट्र अपनी व्यवस्था चलाने के लिए अयोग्य हैं तब तक इनकी देखभाल ट्रस्ट समझते हुए करेंगे और इन देशों को यूएनओ के नियंत्रण में होना होगा। अब यूएनओ से पहले मैंने बताया था कि राष्ट्र संघ था, तो राष्ट्र संघ की पद्धति थी मैंडेट पद्धति। मैंडेट पद्धति का भी यही कार्य था कि बड़े राष्ट्रों के साथ छोटे असक्षम राष्ट्रों को, कमज़ोर राष्ट्रों को, अल्प विकसित राष्ट्रों को जोड़ दिया जाए ताकि वो भी अपना विकास कर सके। लेकिन मैंडेट पद्धति जो थी वो केवल जर्मनी और टर्की के लोगों के लिए ही थी, मात्र इन दोनों देशों के लोगों के लिए ही थी। अब यूएनओ ने अपनी जो न्यास परिषद बनाई उसमें इसको विस्तृत रूप दिया और ये सभी क्षेत्रों के लिए लागू की गई। ठीक है, अब उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि न्यास पद्धति के आरंभ में कितने प्रदेश थे? तो न्यास पद्धति के आरंभ में 11 प्रदेश थे। कितने प्रदेश थे? 11 प्रदेश थे। सबसे पहला प्रदेश था न्यू गिनी। ये प्रदेश हैं और ये जिन देशों के, जिन राष्ट्रों के उपनिवेश बनाए गए थे वो हैं। तो सबसे पहले न्यू गिनी आता है। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के अंडर में था, इसका प्रशासक ऑस्ट्रेलिया था। रुवांडा उरुंडी दूसरा देश है। रुवांडा उरुंडी असभ्य क्षेत्र है, तो नाम भी इनके लगभग ऐसे ही थे। ये बेल्जियम के अंडर में था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फ्रेंच कैमरून, फ्रांस के अंडर में था। फ्रेंच टोगोलैंड, ये भी फ्रांस के ही अंडर में था। पश्चिमी समोआ न्यूजीलैंड के अंडर में था। टांगानिका ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में था। ब्रिटिश कैमरून ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में था। ब्रिटिश टोगोलैंड ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में था। नोरू ऑस्ट्रेलिया के अंडर में था। प्रशांत महासागरों के द्वीपों के न्यास परिषद संयुक्त राज्य अमेरिका के अंडर में थे। और लास्ट था सोमालीलैंड, इटली के अंडर में था। तो ये 11 प्रदेश आपको नाम सहित याद होने चाहिए। इनमें से कई बार 2 नंबर का या 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि मान लीजिए टांगानिका कौन से देश का उपनिवेश था? तो किसका था वो? ग्रेट ब्रिटेन का। तो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 11 के 11 आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन को न्यास का भार सौंपा गया। चीन व सोवियत संघ, रूस ऐसे स्थायी राष्ट्र थे। देखो इनमें चीन नाम नहीं है ना, और रूस भी नाम नहीं है, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ भी नहीं है। ये 2 यूएनओ के स्थायी देश थे, लेकिन दोनों ऐसे स्थायी देश थे जिनको न्यास पद्धति ने न्यास का भार नहीं सौंपा था। अब उसके बाद न्यास परिषद का कार्य पूर्ण हो चुका है। सभी राष्ट्र आज स्वतंत्र हैं।
तो ये अंग भी क्या है, निष्क्रिय हो चुका है, इसके पास अभी कोई भी काम नहीं है। तो ये था हमारा न्यास परिषद, छोटा सा है, इम्पोर्टेंट है। अब वर्तमान में कई लोग मांग कर रहे हैं कि न्यास परिषद को नए कार्य सौंपे जाएं, जिससे यूएनओ और भी प्रोग्रेस कर सके। क्यों? क्योंकि ये निष्क्रिय अंग हो चुका है, अब इसके पास कोई काम नहीं रह गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब न्यास परिषद भी खत्म हो चुका है, यानी कि इसके यूएनओ के 6 अंग हमारे पूरे हो चुके हैं। तो उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दूं, जो शायद इनमें से छूट गए होंगे, और ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स किससे रिलेटेड? यूएनओ से रिलेटेड। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि ताइवान यूएनओ का सदस्य नहीं है। क्या है? ताइवान यूएनओ का सदस्य नहीं है। वर्तमान में कितने राष्ट्र सदस्य देश हैं इसके? 193। कितने देश हैं? अभी वर्तमान में 193 राष्ट्र इसके सदस्य देश हैं। तो ताइवान आज भी यूएनओ का सदस्य नहीं है। दूसरा है फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूएनओ के पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, सदस्य नहीं है, पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, जो इसकी बैठकों में भाग तो लेते हैं, लेकिन उनको अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार नहीं है, अपना किसी निर्णय देने का अधिकार नहीं है। पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। कौन से? फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। उसके बाद है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना। तीसरा फैक्ट हमारा क्या है? मानवाधिकार, जो कि महासभा के अंडर में है। परिषद की स्थापना 2006 में की गई। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में। इसके बाद यूएन वुमेन परिषद की स्थापना की गई 2011 में। ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही महासभा के अंडर में है। संयुक्त राष्ट्र महिला परिषद भी महासभा के अंडर में है। तो ध्यान रखना, ये दोनों ही क्या हैं? महासभा के अधीन है। बहुत बार कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। अगला फैक्ट क्या है? चौथा, यूएनओ में विभिन्न भारतीयों का योगदान। यूएनओ में विभिन्न भारतीयों का योगदान। तो उसमें कुछ एक हमारे मेंबर्स रहे हैं। सबसे पहले WHO की अध्यक्षा रही है राजकुमारी अमृत कौर। WHO की अध्यक्षा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर हमारी WHO की अध्यक्षा रही है। उसके बाद ILO के रहे हैं जगजीवन राम। जगजीवन राम रहे हैं। उसके बाद यूनेस्को के राधा कृष्णन रहे हैं। यूनेस्को डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, उसके बाद FAO के VR सेन रहे हैं। FAO VR सेन।
इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखना। उप महासचिव हमारे शशि थरूर भी रह चुके हैं। उप महासचिव, यूएनओ के उप महासचिव शशि थरूर 98 में ही शुरू हुआ था उप महासचिव की पोस्ट, तो इसमें हमारे शशि थरूर जा चुके हैं। पुनर्वास विभाग की अध्यक्षा, पुनर्वास विभाग में किरण बेदी, आईपीएस थी ना पहली हमारी, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी रही हैं। उसके बाद न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हमारे न्यायाधीश रह चुके हैं नागेंद्र, राजस्थान के। बताया जाता है कि ये राजस्थान से ही बिलोंग करते थे। उसके बाद दूसरे हैं हमारे बीएन राव, आरएस पाठक, और उसके बाद दलवीर भंडारी जो वर्तमान में भी हैं हमारे, ये भी राजस्थान के ही हैं। दलवीर भंडारी जोधपुर से हैं। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। फिलिस्तीन वेटिकन सिटी यूएनओ के पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं, तो ताइवान यूएनओ का राष्ट्र अभी तक नहीं है। इसके अलावा मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में, यूएन वुमेन की परिषद की स्थापना 2011 में, दोनों ही महासभा के अधीन है। यूएनओ में बहुत सारे भारतीयों का योगदान रहा है। सबसे पहले डब्ल्यूएचओ की अध्यक्षा बनी हमारी राजकुमारी अमृत कौर। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जगजीवन राम, यूनेस्को में राधा कृष्णन, एफएओ में वीआर सेन, सब। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो है नगेंद्र राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, बीएन राव हैं, आरएस पाठक हैं और दलबीर भंडारी जो अभी भी हैं। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा फैक्ट आता है क्या, कि भारत जो है वो यूएनओ में सुरक्षा परिषद में, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, ध्यान रखना, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य पहली बार भारत बना था 1950 से 51, ठीक है। 7वीं बार बना था 2011-12 में, और अभी लास्ट 8वीं बार 2020-21, ठीक है। तो भारत अब तक कितनी बार यूएनओ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है, तो कितनी बार, 8 बार बन चुका है। अगर पूछा जाए कि पहली बार कब बना, 1950-51 में, अंतिम बार कब बना है अब तक, मतलब अंतिम बार तो 2020-21 में, 7वीं बार 11-12 में बना था, 12 के बाद 8 साल के बाद हमारा नंबर आया है। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है कि विकासशील देश यूएनओ में सुधार की मांग कर रहे हैं। जितने भी विकासशील देश हैं वो यूएनओ में सुधार की मांग कर रहे हैं, और सुधार की मांग करते हुए कुछ एक आयोग भी बनाए गए हैं। आपको सिर्फ उनके नाम याद रखने हैं कि महत्वपूर्ण आयोग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कार्लसन आयोग, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार्लसन आयोग किससे रिलेटेड है, तो आपको जवाब देना है। फिर अगली बार रजाली इस्माइल आयोग, रजाली इस्माइल
आयोग, ठीक है। तीसरा बना था पाइनिकर आयोग, और उसके बाद था कोफी अन्नान समिति। बार बार इन आयोगों ने यूएनओ में सुधार की मांग की है, तो आपको इनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए कि पाइनिकर आयोग किससे संबंधित था, रजाली इस्माइल आयोग किससे संबंधित था, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इन आयोगों ने किसमें सुधार के सुझाव दिए? महासभा में, सुरक्षा परिषद में, अन्य अंगों में, जैसे कि सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, या न्यास परिषद को नए कार्य सौंपे जाए। महासभा में भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इस प्रकार के सुधारों की मांग इन आयोगों ने समय समय पे उठाई है। अब उसके बाद यूएनओ के अभिकरण यानी कि संगठन, ठीक है। तो आपको पता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो कि यूएनओ के मुख्य जो अभिकरण हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, अभी कोरोना महामारी के कारण ये काफ़ी फेमस हो रहा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में है। WHO के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन। आपको इनके मुख्यालय याद रखने हैं कि कहाँ पर इनका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन यूनेस्को का पेरिस में है। पेरिस। इसके बाद यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, ठीक है। यूनिसेफ के बाद विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन में है। वॉशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी वॉशिंगटन में ही है। वॉशिंगटन में ही है। बहुत सारे संगठन हैं, ये इनमें से मेन है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जेनेवा में है। WTO भी जेनेवा में ही है। मजदूर संगठन ये भी जेनेवा में ही है। अब ये कुछ एक इम्पोर्टेंट अंग हैं जो कि इसके यूएनओ के अभिकरण माने जाते हैं, यानी कि इनके द्वारा ये अपने कार्य को संपूर्ण करते हैं। अब ये देखिए कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हुए थे, यूएनओ आपने पूरा पढ़ लिया है, तो अभी तक के निष्कर्षों में आपको पता चल गया होगा कि यूएनओ कितना महत्वपूर्ण अंग है। यूएनओ के बिना विश्व के सभी देशों में सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसीलिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, भारत के प्रथम जो पीएम थे, उन्होंने कहा था कि यूएनओ के बिना हम आधुनिक विश्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। जब कोई संस्था ऐसी नहीं होगी जो शक्ति का कार्य नहीं करेगी, अपने सिद्धांतों को, अपने रूल रेगुलेशन को लागू नहीं करवाएगी, तो स्वतंत्र होकर कोई भी देश इस विश्व में नहीं रह पाएगा। जैसे पाकिस्तान भारत पर अटैक कर देगा, भारत पाकिस्तान पर, तो इन सब से को रोकने के लिए कौन सी संस्था है महत्वपूर्ण? यूएनओ। तो उम्मीद करती हूँ कि यूएनओ आज हमारा पूरा हो चुका है। यहाँ पे ये लास्ट वीडियो था यूएनओ का। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि शीत युद्ध, कोल्ड वार और यूएनओ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।